सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट का जो सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी जो होंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे कवर करें। देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जिसका नाम है, इसके अंदर हमें ये समझना है कि क्या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो सकता है जिसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारे प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज जो हैं उनको हम लोग एफिशिएंटली कर सकें, यानी हमें जो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल मिले वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करता है जो कि कॉन्टिन्यूअस स्टेप्स होता है, जैसे प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। ये कॉन्टिन्यूअस स्टेप्स चलते रहते हैं हमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए। साथ के साथ जब हम इस पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करते हैं तो हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। साथ के साथ हमें जो बजट असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा, ये सिंपल ऐसे बोलें तो डेटा को कलेक्ट करने का तरीका हो सकता है, जैसे कि सर्विस के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चनायर्स या फिर गूगल फॉर्म्स, इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल उसकी बेसिस पर हमें क्या मिलता है, फैक्चुअल बेसिस मिलता है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग एक्यूरेट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे डेटा को हम लोग अगर यूज करना चाहें तो प्रोग्रेस के लिए ट्रैक कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग एक्चुअल प्रोग्रेस की कंप्लीशन यानी कितना कंप्लीट हुआ है और प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी सारे टास्क हैं, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, उनको हम लोग पता कर सकते हैं एक्यूरेट डेटा का यूज करके कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं और अभी हमें कितना टाइम लगने वाला है, यानी प्रोग्रेस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। कॉस्ट यानी हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ के साथ टाइम यानी कि हम लोग जो शेड्यूल के अंदर डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ के साथ हम लोग डिफरेंट माइलस्टोन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे समझो कि एक यूट्यूब चैनल जब हमने बनाया तो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें पहले से पता है कि हमें, अगर मान लेते हैं कि हमें जैसे इतने हमने फिक्स किया कि 30 डेज़ के अंदर हमें 10 वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम रैंडमली वीडियोज पुश करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, तो वो सही चीज़ नहीं हुआ। प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करते हैं जब हमें, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा। यानी जैसे समझो, अगर टाइम का बात करें तो एक वीडियो बनाने में मान लेते हैं 5 घंटा लगा। कॉस्ट डेटा यानी एडिटिंग पर इतने पैसे खर्च हुए। प्रोग्रेस डेटा 10 दिन, जैसे 10 में से 6 वीडियोज हमने कंप्लीट कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे डेटा, ऐसे बोलते हैं ना कि डेटा हमारे पास होता है तो उसका यूज करके हम लोग एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो वहीं जब सिस्टमेटिक कलेक्शन उसका करते हैं प्रोजेक्ट के लिए यूज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा। विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस थ्रू डैशबोर्ड्स, जैसे हमने पढ़ा ना सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा, तो उसके अंदर जैसे हमने प्रोग्रेस को ट्रैक किया। अब प्रोग्रेस को ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमें प्रोग्रेस ट्रैक करना है तो हमने क्या किया कि हम यूज कर सकते हैं गैंट चार्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर लाइव प्रोसेस या फिर प्रोजेक्ट डैशबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे बोला जाता है ना, मैंने पहले भी बोला है कि 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो वहीं सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग पिक्चर्स का यूज करके ईजिली बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा को कम टाइम के अंदर और छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर क्या कर सकते हैं, कॉन्साइज कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग डैशबोर्ड्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर आ सकते हैं गैंट चार्ट, मैंने जैसे बताया, या फिर लाइव प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। तो वहीं यहाँ पर बोला गया है कि रॉ डेटा को हम लोग ग्राफिकल चार्ट्स या फिर ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रैपिड एट अ ग्लैंस अंडरस्टैंडिंग हमें करंट प्रोजेक्ट स्टेटस का मिल जाता है। यानी ऐसे देखें तो हमने सिंपल इमेज को देखा और हम ये समझ गए कि हमारा प्रोजेक्ट अभी कहाँ प्रोग्रेस किया है, इधर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, या फिर जो भी पैरामीटर हम लोग चूज करते हैं प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा हमने पढ़ा, उसके अंदर सबसे पहले हमने प्रोग्रेस के लिए गैंट चार्ट यूज किया या फिर लाइव प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का यूज किया। अब हमें सिंपल, हमने प्रोग्रेस को तो डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हुई है। अब हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कॉस्ट को कैसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के ग्राफ्स, बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों का जैसे यहाँ पर एक सिंपल शो किया गया। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, हम लोग ये ट्रैक कर पाएंगे, रिलेटिव ट्रैकिंग कर पाएंगे कि हमें एक्चुअली में कितना हमारे पास पैसा बचा है और उसके बेसिस पर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पहले ही ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या हमारा प्रोजेक्ट हमारे रिक्वायर्ड कॉस्ट, जितना हमारे पास पैसा है उतने में हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे अच्छे से या नहीं, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल है वो हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। ये सिंपल चीज़, ये ऐसे बोलें तो बजट कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होता है। ऐसे समझो कि तुम अगर पहले से तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें एक महीने का 2000 रुपये भेजते हैं, और अगर तुम ट्रैक करते हो कि इस चीज़ में इतने पैसे जाएंगे, इस चीज़ में इतने पैसे जाएंगे, तो पहले से ट्रैक की गई चीज़
काफ़ी बेहतर होती है, बजाय कि तुम उड़ाते जाओ, पता चलेगा लास्ट के महीने में पापा ने 2000 भेजा था और उड़ गए टोटल 5000। तो ये अगर तुमने ट्रैक नहीं किया तब होता है। तो ये छोटी चीज़ पे जब अप्लाई हो रहा है तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए भी अप्लाई होता है। तो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा के अंदर कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ग्राफ्स का यूज इसीलिए करते हैं, ताकि हम लोग ये कर पाएँ, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो काफ़ी ज़्यादा एनालाइज्ड हो और प्रॉपरली डिसीजन हो, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग कॉस्ट को इन्वेस्ट कर सकें, पाई पाई का हिसाब हो सके। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है, अर्न वैल्यू एनालिसिस, जो कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसके अंदर, जैसे पीवी की बात करें तो प्लान्ड वैल्यू, यानी जो हमने प्लान किया है, प्लानिंग के हिसाब से जो हमारा वर्क है उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा। अर्न वैल्यू यानी जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना कॉस्ट उसके, मतलब मॉनेटरी मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। साथ के साथ एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो प्लानिंग किया, उसके बाद हमने देखा कितना लग सकता है, उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या हुआ कि हमने सब कुछ कर लिया, पता चला कि नहीं, प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद जब क्लाइंट को उसे डिलीवर करना है तो एक्चुअली में कितना कॉस्ट लगा, वो होता है एसी, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट। तो दो इसके मेजरमेंट के पैरामीटर्स होते हैं या फिर इंडिकेटर्स, जैसे कि सीपीआई जो होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट, और एसपीआई इज इक्वल टू अर्न वैल्यू अपॉन प्लान्ड वैल्यू। जो हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर सीपीआई और एसपीआई पढ़ा, उसके बारे में हम लोग उसके इंडाइसेस जैसे या फिर इंडेक्सेस सीपीआई और एसपीआई को समझ लेते हैं। सीपीआई सी से कॉस्ट को रिलेट कर लो, यानी कि सीपीआई जो होता है वो कॉस्ट एफिशिएंसी को मेजर करता है, जबकि एसपीआई जो होता है वो टाइम एफिशिएंसी को मेजर करता है, यानी कितना टाइम दिया गया और कितना टाइम एक्चुअली लगा, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पर लेकिन उस फॉर्मूले को हमने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमने सीपीआई और एसपीआई का फॉर्मूला पिछले पेज में बताया है। तो सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब सीपीआई और एसपीआई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, इसका मतलब हम लोग परफेक्टली ऑन द टारगेट हैं प्रोजेक्ट के। जबकि सीपीआई जो टेबल में एक्सप्लेन किया गया है कि सीपीआई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट है, लेकिन अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो हमारा है वो ओवर बजट है, ठीक है, यानी बैड। उसी तरीके से एसपीआई अगर ग्रेटर देन 1, यानी हम लोग जो शेड्यूल, हमने जो टाइमिंग, जो हमने प्लानिंग की है टाइम की, उससे हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर लेस देन 1 है यानी हम लोग उससे पीछे चल रहे हैं। हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर जो हमने इंडाइसेस पढ़े, सीपीआई और एसपीआई। सीपीआई को हमने रिलेट किया था कॉस्ट से, और एसपीआई जिसको हमने सेकंड्स यानी कि टाइम से रिलेट किया था। अब इनके बारे में हम थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे हम इनके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। तो जो सीपीआई थी उसकी फॉर्मूला क्या था, सीपीआई इज इक्वल टू अर्नड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट था। तो जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर अर्नड वैल्यू, पीवी और एसी यानी एक्चुअल कॉस्ट दिया गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ईवी, पीवी और एसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस यानी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट मेजर करना है। तो हमने पढ़ा ना, सीपीआई इज इक्वल टू ईवी अपॉन एसी है। अब जो ईवी यानी अर्नड वैल्यू जो है उसकी वैल्यू देखें तो हमारे को दिया गया है 13 इंटू 10⁻³ यानी कि 13,000 दिया गया, ठीक है। जितने जीरो हैं उतने हम लोग 10⁻³। एसी की वैल्यू 15 इंटू 10⁻³ दिया गया है। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, हमारे पास आ गया 13/15, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, 130 हो जाएगा, 0.86 जो कि यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद अब देखो 0.86 यानी कि सीपीआई की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1। अब जब लेस देन 1 थी तो मैंने बोला था कि ये क्या है, ओवर बजट, यानी कि ये क्या है, बैड है, गुड नहीं है। उसी तरीके से जब हम एसपीआई की कैलकुलेशन करेंगे तो एसपीआई जो होता है, थोड़ा इरेज कर लूँ पहले इसको, जो एसपीआई है, एसपीआई की वैल्यू क्या होती है, ईवी अपॉन पीवी। अब ईवी की जो वैल्यू दी गई है वो 13 इंटू 10⁻³ और पीवी की जो वैल्यू दी गई है 14 इंटू 10⁻³। यहाँ से ये कट गया, इसको हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 13/14। ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 यानी कि क्या है, हम लोग शेड्यूल से, जो हमें टाइम असाइंड है उससे हम लोग क्या चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, पीछे, वी आर बैक। प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग एफर्ट्स, इसका सिंपल मतलब ये है कि अपने एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में यूज करना, कहाँ यूज करना। तो ये लाइफ का भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अपने एफर्ट को उन सारी जगहों पर यूज करो जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तो वही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़े बहुत सारे प्रिंसिपल्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम के लिए हमें कैसे, बहुत सारे सिस्टमेटिक कलेक्शन के मतलब डेटा के टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि ये सब चीज़ें तो हम लोग अपनी जगह पर रखते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग,
उस पे वर्क कर रहे हैं तो हमें अपना एफर्ट मैक्सिमम पहले कहाँ पुट करना है, तो अपना एफर्ट मैक्सिमम पहले वहाँ पर पुट करना है जो हाई रिस्क एरियाज हैं, वहाँ पर अपने एफर्ट को चैनलाइज करना है और उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को पहले फिनिश करने का कोशिश करना है मैक्सिमम एफर्ट पुट करके। जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा प्रोजेक्ट का ओवरऑल एफिशिएंसी होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जो वेरिएंस एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, यानी ये जो फंडामेंटल टेक्निक है इसका कहने का ये मतलब है कि अपने जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, टाइम कॉस्ट इन सारी चीज़ों को जो हमने कलेक्शन किया डेटा का, मैं पूरी चीज़ों को पीछे लिंक करते हुए चलना। हमने मॉनिटरिंग किया कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर ध्यान देना है, वो सब चीज़ें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सब चीज़ें तुमने किया, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमेशा जो हमने बार ग्राफ वगैरह यूज किया वो किस लिए यूज किया, इसलिए यूज किया कि हमने जो प्लानिंग की है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो हमने देख लिया कि हाँ इतने रिसोर्सेज हैं, उसके अनुसार हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो एक्चुअल रियल टाइम बेसिस ऑन द रियल ग्राउंड जो भी सारे काम हम लोग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, क्या वो उसके थ्रू मैच हो रहे हैं, क्या उसके थ्रू अलाइंड है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलता रहेगा हम लोग सही रास्ते पर चलते रहेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम लोग जो हमारे को करेक्शंस भी अगर करने होंगे, टेस्टिंग या फिर जो भी सारी प्रोसेसेस करनी होंगी वो हम टाइमली कंप्लीट करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ऑन द टाइम, ऐसे बोले तो पूरी तरीके से तो टाइम पर नहीं कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% वो सही तरीके से उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जो भी हमने बेस लाइन प्लान बना रखा है, यानी उसको एक बेस लाइन एज्यूम करो और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसके लिए हम लोग वेरिएंस एनालिसिस का यूज करेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर पाएंगे, टाइमली करेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कर पाएंगे। द चेंज कंट्रोल वर्क फ्लो, ये ऐसे बोलें तो एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसका मेन एम ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, स्टेप वाइज होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली नहीं कि हमने एक प्रोजेक्ट में दिखा कि नहीं ये गलती है हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग चेंजेस करना क्यों चाहते हैं, इसका दो रीजन है। पहला है स्कोप क्रीप और दूसरा है अनकंट्रोल्ड चेंजेस। अनकंट्रोल्ड चेंजेस तो समझ में आ रहा है कि अगर हमने चेंजेस ऐसे हैं हमारे पास जिनको अगर हमने चेंज नहीं किया तो शायद वो सिस्टम के अंदर और परसिस्ट कर दें और प्रॉब्लमेटिक हो जाए। स्कोप क्रीप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब रेंज बेसिकली होता है, ठीक है, जैसे टाइम हो गया, कॉस्ट हो गया। तो स्कोप क्रीप का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने चेंजेस मॉडिफिकेशंस नहीं किए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत टाइम ले ले या फिर कॉस्ट उसका एक्सपोनेंशियली या इंक्रीज करता जाए, ये सारी चीज़ें। तो स्कोप क्रीप का मतलब क्या हुआ कि जो भी बेसिक अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जो रेंज हमने बनाया है उसको वो क्या करे, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए उस रेंज से, यानी अगर हमने चेंजेस परफॉर्म नहीं किए तो यही मेन रीजन है चेंज कंट्रोल वर्क फ्लो को पढ़ने का, यानी कि सिस्टम के अंदर हमें मॉडिफिकेशंस क्यों करने हैं। अब सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन करने का एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जैसा मैंने पहले बताया। पहले हमें रिक्वेस्ट करना है, यानी रिक्वेस्ट इन द सेंस कि मतलब चेंज को इनिशिएट करना है, फिर उसे एनालाइज करना है, यानी जो चेंज हमने परफॉर्म किया उसके रिगार्डिंग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंपैक्ट आ रहा है उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड, अप्रूव। अप्रूव यानी गेट कीपर डिसीजन। गेट कीपर डिसीजन का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें ऐसा डिसीजन बनाना है जो गो या फिर नो गो डिटर्मिनेशन पे वर्क करे, यानी हमें वहाँ पर जाना है या नहीं, सिंपल ये। तो ये जो होते हैं वो ऑथराइज्ड इंडिविजुअल बनाते हैं, जैसे कि जो सीनियर मैनेजमेंट की टीम होती है वो सिंपल वो क्या करते हैं कि या तो अप्रूव करते हैं या फिर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, एक फ़िल्टर की तरह अज्यूम करो जो ये इंश्योर करते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो जो चेंजेज हमने परफॉर्म किया, रिक्वेस्ट किया यानी इनिशिएट किया, उसके इम्पैक्ट को भी देख लिया, तो वो अप्रूव किए जाएंगे या नहीं। तो वहीं गेट कीपर डिसीजन, यानी जाना है या नहीं जाना है, दो में से एक डिसीजन हमें बनाना है। फिर आता है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि पहले हमने तो इनिशिएट कर लिया, फिर हमने देख लिया कि उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, फिर हम लोग या तो उसकी तरफ चले गए या उसकी तरफ नहीं चले गए। अगर उसकी तरफ चले गए तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ ने जो कि फ़िल्टर की तरह काम कर रही थी उन्होंने भी बता दिया कि हाँ जो टीम वर्क कर रही है, जो भी सारे चेंजेज के लिए उन्होंने इनिशिएट किया, फिर उन्होंने उसका एनालिसिस किया, सही है, आप इससे जा सकते हैं, यानी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चेंजेज के अंदर। जिसकी वजह से मैं दोहरा रहा हूँ, स्कोप क्रीप और अनकंट्रोल्ड चेंजेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, कोई ऐसा है जो कोड कर रहा है, किसी ने कोड के अंदर चेंजेज कर दिए, किसी ने किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर चेंजेज कर दिए। तो अगर हम लोग उन सब चीज़ों को ट्रैक नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें सॉफ्टवेयर की बजाय कुछ और बन के मिल सकता है, वो काम ही ना करे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसी के बारे में है कि अच्छे से मैनेज करना और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो भी चेंजेज हम लोग कर रहे हैं टाइम बाय टाइम। सो आर्टिफैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्टिफैक्ट का मतलब कलाकृति होता है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा थोड़ी है कि डांस करने लगेगा, नहीं। सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स का सिंपल मतलब ये होता है
कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सोर्स कोड जो हमने लिख रखा है या फिर वर्जन जो भी सारे हमने चेंज किए, वो सारी चीज़ें। तो होगा क्या, जब हम सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को टाइम बाय टाइम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करेंगे, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी होगी। यानी कोई भी अगर हम लोग चेंजेस भी करते हैं, फिर भी हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। उसके अंदर जो वर्जन्स हमने बोला ना आर्टिफैक्ट्स के अंदर, तो हमें एक अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोग किस वर्जन पे अभी काम कर रहे हैं, या फिर अच्छे से हम लोग उसको थ्रू आउट द साइकिल जो भी चेंजेस हम लोग परफॉर्म करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो एससीएम के जो की एडवांटेज हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर हम लोग एससीएम को यूज करते हैं, एससीएम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमें डीप आइडिया है कि वर्जन पे कौन काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि एससीएम के थ्रू होता है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि हम लोग कन्फ्यूजन जो होगा उसको ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि कौन से वर्जन पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, किसने कोड के अंदर क्या चेंज किया, ये सारी चीज़ें। जबकि होगा क्या इसकी वजह से, देखो मैंने शुरू में बताया ना कि कोई कोड कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस कर दे रहा है, जब ये पता ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगा, और जब कन्फ्यूजन होगा ना, तो उसकी वजह से क्वालिटी भी डिक्रीज करेगी और हमारा कंट्रोल उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा। होता है ऐसे कुछ कंपनियों के अंदर जो कि बोला जाए कुछ और करते हैं वो कुछ, तो उसकी वजह से डेवलप हो जाता है कुछ। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। साथ के साथ इसकी वजह से टीम वर्क और कोलेब्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये बंदा किस चीज़ पे काम कर रहा है, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम समरी में बताएं तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ नथिंग अबाउट, इट इज़ जस्ट अबाउट मैनेजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स। सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, सोर्स कोड बोल सकते हैं, जो भी सारे हमने फ्लो डायग्राम्स बना रखे हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। इन सब को मैनेज करने का तरीका क्या है कि हम लोग अच्छे से, हमारे पास डीप आइडिया हो कि कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी, टीम कोलेबोरेशन, साथ के साथ ओवरऑल ऐसे बोले तो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब हम लोग जो बेसिक मेथडोलॉजीज होती हैं एससीएम के अंदर, उसकी जो कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने कोड्स लिख रखे हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख रखी हैं, उनको प्रॉपर्ली लेबल करना, जिसकी वजह से हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दूसरे नंबर पे जो आती है वो है वर्जन कंट्रोल। यानी हम लोग मल्टीपल वर्जन्स को तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ उनको हम लोग ट्रैक भी करेंगे। ट्रैक इन द सेंस कि अगर पुराने वर्जन पे हमें सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट को लेकर के आना हो, तो वापस हम लोग उसको वहाँ पर लेकर के आ सकें ईजिली। थर्ड आता है चेंज कंट्रोल। यानी हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस को अप्रूव कर सकें अच्छे तरीके से। साथ के साथ अगर अनऑथराइज्ड चेंजेस आते हैं, जो कि हमने पढ़ा ना, उसकी वजह से अगर इम्पैक्ट बुरा आता है तो हम लोग उसको क्या करें, रोक दें, उसके लिए हम लोग अलाउ ना करें। फिर आता है स्टेटस अकाउंटिंग। यानी हमें जो करंट कॉन्फ़िगरेशन हमारे करंट, जैसे ऐसे बोले ना, करंट हमारा जो स्टेटस है, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, ताकि ऐसे समझो हमें ये तो पता चल सके कि पहले हमने क्या किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि आगे अगर हमें कुछ करना है तो उसके बेसिस पर हमारे लिए पुराना जो बेसिस होगा वो क्या होगा। फिर आता है लास्ट में, वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा कि हमें करेक्टनेस और कंप्लायंस को चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी सारे के सारे फाइल्स और कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कुछ एसीएम के बेसिक टूल्स भी होते हैं, जो होते हैं गिटहब या फिर एसबीएन। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो चेंजेज हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ और मॉनिटर कर पाएँ अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम लोग कंसिस्टेंसी और वर्जन कंट्रोल को अचीव कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे बोले तो चेंजेस को सेफली मैनेज करना एससीएम बोला जाता है। ये डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अपडेट कर सकते हैं। जैसे वर्जन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग के बारे में हमने पढ़ा, और वर्जन पे अगर हमें वापस पुराना जाना है तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें अब यहाँ पर समझना है एससीएम आर्किटेक्चर के अंदर कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हमारा है उसके अंदर हम लोग चेंजेज, वर्जन्स, फाइल्स या फिर अपडेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं सीआईज, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फाइल्स होते हैं। सीआईज क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, ठीक है। जो प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट फाइल या फिर कंपोनेंट्स होती हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, अब प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट फाइल या कंपोनेंट क्या हो सकती हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट हो सकती हैं, जो टेस्टिंग की फाइल्स हो सकती हैं, या फिर सोर्स कोड हो सकती हैं, वो इसके अंदर बेसिकली आती हैं, ठीक है। तो बेस लाइन रेफरेंस यही है। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक फाइल्स और मॉड्यूल्स ये आती हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के अंदर। फिर आता है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे अगर हम बोले ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जब हम स्टोर कर देते हैं,
होते हैं बहुत सारे, जैसे जापान वगैरह कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टोरेज होते हैं जिनके अंदर हम लोग अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो वही होता है रिपॉजिटरी का मतलब। सिंपल मतलब क्या होता है कि ये एक सेंट्रल स्टोरेज प्लेस होती है जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट की फाइल्स को यहीं पर स्टोर कर देते हैं, जिसको कि टीम मेंबर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर गिटहब या फिर एसबीएन जो मैंने बताया था वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में समझते हैं, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उनको हम लोग रेफरेंस मान के फिर उसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं ये इतनी चीज़ तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वहीं बेसलाइन का सिंपल मतलब क्या हुआ एससीएम आर्किटेक्चर के अंदर, कि एक चीज़ को बेसलाइन मान लो, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो ताकि और ज़्यादा बेटर इफिशियंसी अचीव हो सके, उसको कंपेयर करते हुए कि हाँ ये चीज़ हमें पहले से है हमारे पास, इससे बेटर के लिए काम करो। एससीएम के लिए टूल्स के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि वर्जन मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जो चेंजेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे कि गिटहब या फिर एसबीएन। हमने सारी चीज़ें पढ़ी जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों टाइम कॉस्ट की एनालिसिस के लिए ग्राफ वगैरह यूज किए। फिर हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस और एसी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ गए यहाँ तक। हमने ये समझ लिया है प्रॉपरली कि वर्जन कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर जो भी सारे चेंजेज करने हैं वो सारे कैसे परफॉर्म करते हैं। एससीएम के बारे में हमने पढ़ा, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट असाइन करेंगे, जो कि बेसिकली क्लाइंट और सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में होगा, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, कि मतलब व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, वही यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि फॉर्मल अग्रीमेंट जो है किसके किसके बीच में, क्लाइंट और सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में, उसको हैंडल करना। तो जो मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसके दो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसेंशियल कंपोनेंट ये होता है कि ऑपरेशनल रूल्स, यानी इसके अंदर हम लोग ये क्लियरली असाइन करेंगे या फिर बोले तो डिफाइन करेंगे कि किसका क्या काम है, कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसका जो एग्जैक्ट पेमेंट के आइटम्स हैं या फिर ऐसे बोले तो टर्म्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, ये करने के लिए पैसा चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसको बता देंगे। जैसे अगर घर को पेंट करवाना है तो हम पेंटर को बोलेंगे कि चलो भाई तुम बताओ कितने कितने लोग हैं, वो बोलेगा झुन्नू और चुन्नू 2 लोग हैं। साथ के साथ फिर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या उनके रोल हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लोग ये समझेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फिर हम लोग ये समझेंगे कि उनके लिए कितने पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो सब कुछ ऐसे बोले ना तो कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, आप ये अपने आँख के सामने देख लीजिए और उसके बेसिस पर आप बताइए कि हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा, हमें ये करना है या नहीं करना है। वही तो हुआ ना फॉर्मल और एग्रीमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने पेंटर्स को असाइन किया और वो पेंटर्स निकले चालाक, वो आधा काम कंप्लीट करके भाग गए। तो उसके केस में क्या होगा, उसी चीज़ को हम लोग लीगल प्रोटेक्शन के अंदर समझते हैं। ठीक है। तो लीगल प्रोटेक्शन क्या होते हैं, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करते हैं कि अगर जैसे स्कोप के बारे में हमने, स्कोप क्रिप के बारे में पहले भी हमने पढ़ा कि अगर स्कोप के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि इतना हमने टाइम असाइन किया, इतने टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना था, पर तुम काम कंप्लीट किए बिना भाग गए, तो उसके केस में हमें क्या करना है, तो उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ऐसे बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए मैनेज किए जाते हैं ताकि सबके बीच में अच्छा संबंध मेंटेन हो, भले ही वो अंदर से अच्छा ना हो लेकिन बाहर से देखने में लगे कि बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमें असाइन किया गया, जैसे अगर हम एक वेबसाइट डेवलपर हैं तो हमें असाइन किया गया वेबसाइट डेवलपिंग का काम। तो जो शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ असाइन हुआ, वहाँ से लेकर के जब तक फाइनली कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो आता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलते हैं, जैसे क्लाइंट और जो डेवलपर होते हैं वो मिलते हैं एक साथ। फिर नेगोशिएट करते हैं, जो कि इस डायग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन किया गया है, सब क्रिएशन के अंदर ही आ जाएगा। फिर हम लोग नेगोशिएट करेंगे, कितना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, आप इतने दिन में काम कंप्लीट करके दे दीजिए, वो सारी चीज़ें। फिर अप्रूवल। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, यानी एक्टिव जो यहाँ पर हमने लिख रखा है एक्टिव वर्क, वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग उस हर एक टर्म्स को कंप्लीट करते चलेंगे। फिर मॉनिटर कंप्लायंस, यानी कंटिन्यूअसली हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे कि हम लोग सही रास्ते पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट होगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। इसको एक पेंटर वाले एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। सबसे पहले हम लोग पेंटर से बात करेंगे कि चलो भाई घर पेंट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन हो गया। फिर उससे हम नेगोशिएट करेंगे, वो बोलेगा 50,000 चाहिए, मेरे घर की हालत ख़राब है। हम बोलेंगे नहीं मेरे भी घर की हालत ख़राब है, तुम 48,000 में मान जाओ, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग बोलेंगे अब हो गया ये, वो बोलेगा चलिए कोई बात नहीं, आपके घर की हालत मेरे से ज़्यादा ख़राब है तो 2,000 में कम हो जाएगा, तो उससे आपको घर का हालत अच्छा हो जाएगा, तो चलिए हम मान लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल हो गया ये। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये सब हो गया तो वो आएंगे अपना काम करेंगे। फिर क्या होगा कि काम स्टार्ट कर देंगे, फिर उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी तो करना होगा कि जितना दिन का काम है उतने दिन में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। हाँ वो लोग ब्रॉडर सेंस पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये होता है। कई सारे पेंटर तो ऐसे भी होते हैं कि 2 दिन आराम करेंगे, 4 दिन का काम था तो आखिरी 2 दिन में ही पूरा पेंट कर डालते हैं। तो वो लोग तो फिर सुपर मैन होते हैं, वैसे काम करते हैं। फिर उनको पेमेंट देना है और फिर घर पेमेंट हो गया तो बाय बाय, दोनों लोग अपने रास्ते चल जाते हैं। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने
एक्सप्लेन किया है और इसका पर्पज़ के बारे में भी समझ गया कि अगर काम अधूरा या फिर बीच में रह जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि पहले ही हम लोग सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और लीगल प्रोटेक्शन से अपने आप को सेफ कर लेते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू अलॉट।